देखो भाई ध्यान दो। दो लेक्चर में हमने इतना तो पढ़ लिया है कि भाई थॉमसन का मॉडल क्या था, रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां क्या थी, और उसके बाद नील्स बोर का मॉडल क्या था, उसके क्या पोस्टुलेट्स थे। वो पोस्टुलेट्स हमने देख लिए थे। उन पोस्टुलेट्स की मदद से हमने आर एन की वैल्यू निकाल ली थी। आर एन की वैल्यू जो आई थी 0.529 एंगस्ट्रोम, वो निकाल ली थी। वी एन की वैल्यू निकाल ली थी 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड। इसमें जो चीज़ थी मेन याद रखने की वो ये थी कि ये एन स्क्वायर बाई जेड होता है और ये जेड बाई एन होता है, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के। कि जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा तुम्हारा, वैसे वैसे रेडियस बढ़ती जाएगी पर स्क्वायर से बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी तुम्हारी वेलोसिटी घटती जाएगी, लेकिन स्क्वायर से नहीं घटेगी। तो वो 1/n से डिक्रीज करती थी, इतना हमने देखा था। अब इसकी मदद से जो हम निकालना चाह रहे हैं वो निकालना चाह रहे हैं टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड के बाद हम निकालेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। तो देखो टाइम पीरियड निकालना है मेरे को कि कोई न्यूक्लियाई है और न्यूक्लियाई के अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है ये कितना टाइम पीरियड लेगा, टाइम पीरियड मतलब एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लेगा। तो मान लेते हैं कि आर एन रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है और वी एन वेलोसिटी से चल रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई टाइम पीरियड जो होगा, टोटल टाइम जो लगेगा वो कितना होगा भाई। अ, अगर तुम्हें याद हो तो डीएसटी वाले फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं इसको। डीएसटी कि टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, ये डिस्टेंस कवर करेगा सरकमफेरेंस जितनी। तो इसकी डिस्टेंस देखनी है हमें और कितनी स्पीड से कवर करेगा वो हमें देखना है। तो वो टोटल ये डिस्टेंस कवर करेगा भाई 2πr n। 2πr n तो ये डिस्टेंस कवर करेगा और वी एन वेलोसिटी से करेगा, ये सब हमें देखना है। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं जो हमने कल कैलकुलेट करी थी वहीं से एज इट इज रख देते हैं। आर एन की वैल्यू क्या दिख नहीं रहा, क्या जो लेफ्ट हो गए सारे है भाई। देखो 2πr n, आर एन की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.529 एंगस्ट्रोम, इतनी आई थी। और वी एन की जो वैल्यू आई थी वो आई थी भाई जेड बाई एन, जेड बाई एन इंटू 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यू आई थी। जब ये वैल्यूज को तुम रीअरेंज करोगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जैसे फ्रैक्शन में नंबर आ गए ना तो उल्टा करके इनको जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एन ऊपर चला जाएगा तो एन तो बन गया क्यूब, और वो जेड और जेड नीचे आ जाएंगे तो जेड का बन गया स्क्वायर। और बाकी सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है, एंगस्ट्रोम को मीटर में बदल लेना, बाकी सारी जैसी वैल्यू रख के तुम कैलकुलेट करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻16 सेकेंड आता है भाई। ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आराम से कैलकुलेट करके देखा जा सकता है, कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है, आराम से आंसर आ जाता है भाई। ठीक है, एनसीईआरटी ने जो हमसे सवाल पूछा है यहाँ से वो ये पूछा है, देखो क्या कह रहे हैं कि आप बोर मॉडल का ही इस्तेमाल करो। बोर मॉडल का इस्तेमाल करके कैलकुलेट क्या करनी है, एक तो स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जब n1 हो, 2 हो और 3 हो, तो ये तो हमने कल करके ही देख लिया था। दूसरा बी पार्ट, देखो बी पार्ट में पूछा कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड यानी टाइम पीरियड इन ईच ऑफ दीज लेवल्स, तीनों में तुम्हें टाइम पीरियड और बताना है। तो कल ये तो हमने करके देख ही लिए थे कल, आज हमें जो करना है वो टाइम पीरियड वाला करना है। तो टाइम पीरियड के लिए भाई क्या करना है, सीधा सीधा दिख रहा है रिलेशन हमें कि ये तो टी एन आया है, nth ऑर्बिट का टाइम पीरियड आया है, तो तुम्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए निकालना है, और वो भी किसके लिए, फॉर हाइड्रोजन एटम। तो फॉर हाइड्रोजन एटम z की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, फॉर हाइड्रोजन एटम z की वैल्यू हो जाएगी 1, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, पहले यही रख के देखते हैं और n अलग अलग ऑर्बिट के लिए लेते रहेंगे। तो टी एन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी n क्यूब इंटू 1.6 इंटू 10⁻16 सेकेंड। तो T1 कितना आएगा, n की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी,
तो यह आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻16 सेकंड। ये वैल्यूज आ गई भाई। तो T1 के आगे तो T2 निकालने के लिए हमें क्या करना है, साफ साफ दिख रहा है ना कि n³ पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर तुम्हें T2 निकालना है तो T2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, T2 करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 2³ इंटू T1, ठीक है, यानी 8 इंटू T1, 8 गुना हो जाएगा। T3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 3³ इंटू T1, यानी 27 टाइम्स हो जाएगा T1 का। तो यही हमने किया हुआ है। तो ये वैल्यूज को आप कैलकुलेट कर लेना भाई। इसके बाद जो है वो है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, फ्रीक्वेंसी होती है टाइम पीरियड का इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है टाइम पीरियड का इनवर्स। जब तुम्हारे पास भाई टाइम पीरियड ही आ गया तो फ्रीक्वेंसी की क्या बड़ी बात है। तो ये आ जाएगा n³/z² इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड। ये वैल्यू हमने इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दी। तो Fn कितना आ गया, z²/n³। और ये जैसे तुम इसको सोल्व करोगे ये ऊपर जाके पावर प्लस होगी, तो ऊपर जाके पावर प्लस होगी भाई, ये हो जाएगा 10⁻16 डिवाइडेड बाई 1.6। इसको कैसे निपटाना है, z²/n³, एक 10 उधार ले लो और 10⁻15 लिख दो, इसको 1.6 से डिवाइड कर दो। तो ये वैल्यू जो आएगी ये आएगी 6.6 इंटू, अभी वेरिएबल और रखने साथ में, z²/n³ इंटू 6.6 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ये वैल्यू आई है भाई। ये वैल्यू हम वैसे भी निकाल सकते थे, कैसे कि भाई Tn की जगह क्या रखा जा सकता था हिसाब से, Tn की जगह ये लिखा जा सकता था ना कि डिस्टेंस कवर्ड बाई और टाइम टेकन, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते थे। तो स्पीड ऊपर चला जाता तो Vn/2πrn लिखा जा सकता था। और Vn की वैल्यू तुम्हें पता है क्या होती है, Vn की वैल्यू और Rn की वैल्यू तुम्हें पता है क्या होती है। दोनों स्टैंडर्ड वैल्यूज जब तुम इसके अंदर रखते, एक तो ये वाली क्या थी, z/n इंटू 2.2 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, और Rn की वैल्यू क्या थी भाई, n² इंटू 0.529 एंगस्ट्रोम। ये दोनों वैल्यूज रख के जब इसको सोल्व करता है, एंगस्ट्रोम को बस मीटर में बदल लेना था, जब इसमें रख के सोल्व किया जाता है इसको तो एग्जैक्ट वो वैल्यू वापस से आती, यही रिजल्ट आता जो अब आया है। तो या तो Tn के रास्ते से निकाल लो, नहीं तो Vn और Rn रख के भी निकाल सकते हो। यही चीज हमारी NCERT ने पूछी हमसे। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कैलकुलेट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड ए प्रोटॉन इन द हाइड्रोजन एटम। ये कह रहे कि जो हाइड्रोजन एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से क्या होता, क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से भाई एक्सेलरेट कर रहा है। और एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रेडिएट करता है, रेडिएट करता वो रेडिएशन किस फ्रीक्वेंसी की होती भाई, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये रेवोल्यूशन कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी की होती ना। तो इनडायरेक्टली तुमसे क्या पूछ रहे हैं, तुमसे पूछ रहे भाई ये किस फ्रीक्वेंसी पे ये क्या कर रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी हमें बता दो। वही फ्रीक्वेंसी उसकी होगी एमिटेड लाइट की जो इलेक्ट्रॉन से आएगी, है ना। क्लासिकल थ्योरी से पूछ रहे हैं, बोर मॉडल से नहीं पूछ रहे, क्लासिकल थ्योरी से। तो भाई क्लासिकल थ्योरी से क्या करना था, सीधा फॉर्मूले में रख के हमें तो इसके रेवोल्यूशन की, इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, उसी फ्रीक्वेंसी की वो आती, रेडिएशन आती। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, वो अभी अभी कैलकुलेट हमने करी है। 6.6 इंटू 10⁻15 हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की बात चल रही, तो जेड की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करके निकाल लेना था सीधा Fn में रख के, ठीक है। तो ये आंसर यही आता, ठीक है भाई। तो ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके तुम्हें दे दिए। फिर से समझ लो इसको क्या बोल रहा है, सवाल ये कह रहा है कि क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन रेडिएट करेगा। तो भाई उसी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन रेडिएट करेगा जिस फ्रीक्वेंसी पर रेवोल्यूशन कर रहा है। हालांकि बोर मॉडल के हिसाब से वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता, उसमें घूमता हुआ,
पर क्लासिकल थ्योरी से पूछा है तो उससे बता रहे हैं हम तो जिस फ्रीक्वेंसी पे घूम रहा है उसी फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन एमिट कर रहा है बस। सोर्स हो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएटेड या एमिटेड लाइट। तो वो फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी थी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, टाइम पीरियड का इन्वर्स कर लो, नहीं तो वेलोसिटी या रेडियस की वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लो। ठीक है भाई। अब पूछा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भाई सिंपल सा है, जो हमारे पास ओमेगा एन है वो क्या होता है 2 पाई एफ एन। तो जो तुम्हारे पास एफ एन आया उसकी वैल्यू रख दो एज इट इज 2 पाई इंटू, अब जो वैल्यू आई थी यहाँ पर वो आई है जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब इंटू 6.6 10 की पावर 15 हर्ट्ज। नहीं तो देख लो भाई सेम टू सेम वैल्यू यही थी। ठीक है, जब तुम इसके अंदर रखोगे तो 2 पाई का मतलब क्या है 2 इंटू 3.14 यानी 6.28 हो गया। 6.28 को 6.6 से मल्टीप्लाई करना है, तो बस ये सोल्व कर लेना और सीधा आंसर आ जाएगा। तो जब भाई तुम इसको सोल्व करोगे तो तुम्हें जो आंसर मिलेगा भाई वो मिलेगा 41.2, पहले तो ये लिखने पड़ेंगे वेरिएबल जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब इंटू 41.2 इंटू 10 की पावर 15 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया भाई। हालांकि क्या हम ये फ्रीक्वेंसी और जो टाइम पीरियड की बातें चल रही क्या हम बिना बोर मॉडल पढ़े पर कर सकते थे? खूब आराम से कर सकते थे, क्योंकि हमने रदरफोर्ड मॉडल की मदद से वी एन और आर एन निकाल लिया था हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट का, पहले ही हमने निकाल लिया था। ठीक है, कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, ऐसा 12.3 एग्जाम्पल में किया था हमने। ठीक है, सेकेंड लेक्चर में हमने ऐसा ही किया था। तो जब ये हमें मिल ही गए तो फ्रीक्वेंसी हमें आराम से मिल जाती कि कितनी स्पीड से चला है और कितनी डिस्टेंस से चला है। ठीक है, यानी टाइम पीरियड का इन्वर्स खूब आराम से कैलकुलेट किया जा सकता था। तो बोर मॉडल का इंतजार करने की जरूरत थी नहीं वैसे हमें, हम वैसे भी इसको सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते थे भाई। लेकिन देखो अब हमें करनी है एनर्जी रेट कैलकुलेट। एनर्जी हम वैसे कल कैलकुलेट कर चुके हैं, वो एनर्जी की जो वैल्यू आ रही है वो तुम्हें याद होगी कल के लेक्चर से, और इसी पे अपने मॉडल पेपर का सवाल भी है कि एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है, इससे क्या इंडिकेट होता है, ये सारी बातें। तो ई एन की जो वैल्यू जहाँ तक मेरे को याद है हमने ऐसे निकाली थी -e² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये वैल्यू हमने कल कैलकुलेट कर ली थी फ्रॉम लेक्चर 2। ठीक है, ये लेक्चर 2 से कैलकुलेट कर ली थी। अब बस हम इसको जनरलाइज करना चाह रहे हैं, तो जनरलाइज इसको हम कैसे कर सकते हैं भाई? जनरलाइज करने के लिए फिर से हमें ऐसे शुरू करना पड़ेगा कि किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास टोटल दो तरीके की एनर्जी होती है भाई। एक तो काइनेटिक एनर्जी वाली, तो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके पास, और एक उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो दोनों का हमें सम करना है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी nth ऑर्बिट की और पोटेंशियल एनर्जी nth ऑर्बिट की। तो ये वाली यही चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं पहले, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से लाएंगे? काइनेटिक एनर्जी लाने के लिए भाई बोर मॉडल का फर्स्ट पोस्टुलेट लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, तो फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, जो रदरफोर्ड ने जो बात बताई थी वही बात तो है फर्स्ट पोस्टुलेट से। फर्स्ट पोस्टुलेट में वही तो बात है जो रदरफोर्ड ने बताई थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करती है? इलेक्ट्रिक फोर्स काम करती है, और वहां पर वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। बस इतना बोला था इसने, नील्स बोर ने तो ऐड करके। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे mv_n² बाई आर एन इक्वल के। यहाँ पर अब हम हाइड्रोजन एटम नहीं ले रहे, इन जनरल कोई भी न्यूक्लियाई ले रहे हैं और उसके अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, Rn²। ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गई और वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई। जैसे तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो भाई Rn से Rn कट गया और ये बन गया हमारे पास mvn² इक्वल के की वैल्यू रख देते अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² डिवाइडेड बाई Rn। ठीक है भाई, अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा भाई? हाफ से मल्टीप्लाई करते ये काइनेटिक एनर्जी जैसा दिखने लग जाएगा। तो हाफ से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिए और हाफ से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या बन जाएगा भाई मेरे पास ये
काइनेटिक एनर्जी जैसा कुछ बन गया। हाफ mv_n² क्या हो गया, nth ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो ये किसके बराबर आ जाएगी भाई, ये आ जाएगी 1/8πε0। 1 की जगह हम ZE² ही लिख देते, ZE² अपॉन 8πε0 ठीक है। ये मेरे पास क्या बन गया भाई, KN का फॉर्मूला बन गया है। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी कल भी ऐसी आई थी, बस यहाँ R की जगह फिलहाल RN चल रहा है और कुछ नहीं, और Z नहीं था वहाँ पर, क्योंकि Z हाइड्रोजन एटम की बात चल रही थी ना, तो Z की वैल्यू 1 थी कल, बस इतना था और कुछ भी नहीं है, कल जैसा ही चल रहा है। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी मेरे को, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते भाई। क्या होती है वो, कल हाइड्रोजन एटम के लिए हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों को दोनों चार्ज ई लिए थे। आज हमें क्या लेना पड़ेगा, न्यूक्लियस कोई भी और उसके अराउंड घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन। और ये इक्वेशन साइन सेंसिटिव है, इसलिए हमने विद साइन रखा है, और RN लिखना पड़ेगा आज, बस इतना सा फर्क है। तो अब फिर से हम क्या करते हैं, K की वैल्यू रख देते हैं भाई। तो ऊपर तो क्या बन गया ZE² और नीचे क्या बन गया 4πε0 RN। तो भाई ये पोटेंशियल एनर्जी बन गई है, कल जैसी ही है, बस कल वाले में Z नहीं था, आज Z आ गया, बस इतना सा हुआ है। ठीक है, तो हो गया भाई। अब हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, तो टोटल एनर्जी कहाँ से आएगी भाई, EN, दोनों का हमें सम करना पड़ेगा। तो EN आ जाएगा हमारे पास KN प्लस UN। रखो जल्दी जल्दी वैल्यूज। तो KN की वैल्यू आ गई ZE² अपॉन 8πε0 RN, और UN की वैल्यू आ गई -ZE² अपॉन 4πε0 RN। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, जो कुछ भी कॉमन आ रहा है वो बाहर निकाल देते हैं, ZE² अपॉन 4πε0 RN कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा हाफ, यहाँ बचेगा 1, तो ये क्या बच गया भाई टोटल, हाफ में से -1 गया तो माइनस हाफ ही बचेगा। ठीक है, तो ये ZE² अपॉन माइनस हाफ यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो बचा ना वो माइनस हाफ यहाँ लिख दिया है भाई, जो अंदर बचा है। ठीक है, और बाकी चीज़ें वैसे वैसे लिखी हुई 4πε0 RN। तो यहाँ से EN का फॉर्मूला क्या बन गया है, -ZE² अपॉन 8πε0 RN। अब ये फॉर्मूला जो बना है ना भाई, कल भी ऐसे कैसा आया था, एग्जैक्ट देख लो, ये रहा एग्जैक्ट वैसे का वैसा है, बस फर्क क्या है, यहाँ पर Z = 1 है और RN की जगह सिर्फ R है। ठीक है, इतना सा फर्क है, बाकी कुछ भी अलग नहीं है, वैसे का वैसा ही फॉर्मूला है। तो ये कल ही निकालना हमने सीख लिया था, तरीका लॉजिक तो वो का वही है, बस आज हमने जनरल फॉर्म में लिखा इसको। पर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट हम निकालना चाह रहे हैं वो ये कि अब हमें RN की वैल्यू पता है बोर मॉडल से, जो हमने बोर मॉडल के सेकंड और फर्स्ट पोस्टुलेट लगा के जो निकाली ना RN की वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे हम, इसके अंदर RN की वैल्यू सब्सटीट्यूट करा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -ZE² अपॉन 8πε0, और RN की जगह क्या था n²/z इंटू 0.529 एंगस्ट्रोम। तो भाई जब तुम ये एंगस्ट्रोम को मीटर में बदलोगे, ये सारी चीज करोगे, तो देखो Z जो नीचे है ये ऊपर जाके क्या कर देगा, उसको Z को स्क्वायर करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा EN का, बाकी सारी वैल्यू जब तुम इसके अंदर रखोगे ना, E की, पाई की, ε0 की, एंगस्ट्रोम की, सारी वैल्यू रख के जब कैलकुलेट करोगे तो जो आंसर आएगा वो ऐसा कुछ आएगा। वेरिएबल तो Z² बच गया, n² वैसे वैसा बच गया, बस सारी चीज़ें कैलकुलेट होकर ऐसा कुछ आएगा। देखो तुमने सारी वैल्यूज ऐसा यूनिट में रखी है, एंगस्ट्रोम बदल दिया मीटर में, और ε0 भी, ये E भी सब तुमने ऐसा यूनिट में रखा है, तो इसका मतलब क्या है, आंसर भी जूल में ही आना है। हाँ तो वो भाई जूल में ही आएगा, पर वो कुछ ऐसा आएगा 10⁻⁶ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और यहाँ से और आगे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, EN इस 10⁻⁶ को तो हम मेगा लिख सकते हैं, और इतनी इस जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं। तो ये आंसर ऐसा कुछ आएगा -Z² /n²
इंटू 13.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं मेगा नहीं आएगा भाई, मेगा नहीं आएगा, ये गलत हो गया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। हाँ ऐसा कुछ आंसर आता है, जब तुम कैलकुलेट करोगे ना तो तुम्हें मिल जाएगा। कोई ऐसी टफ कैलकुलेशन नहीं है, हम तो बस टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये बस रैपिड रिवीजन टाइप सा समझ लो। तो जब तुम ये सारी वैल्यूज रखोगे ना, इसकी ई की वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू, सारी वैल्यू रख के काटा पीटी मचाओगे तो ये वैसा ही होगा, यही आंसर आना है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने कन्वर्ट करवा लिया है। ऐसा कैसा तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया गया है, जूल की भाषा में लिखा हुआ है, तो 13.5 का 1.5 गुना तो ऑलमोस्ट 19.5 होता है, तो वो 20.2 ऐसा करके या फिर 2 पॉइंट कुछ करके 10⁻⁻18 जूल में लिखा हुआ है, तो वो भी देख लेना। हालांकि हमें जो वैल्यू याद रखनी है वो इम्पोर्टेंट तो ये है, इसको तुम जूल में आराम से लिख सकते हो, क्या वैल्यू आने वाली है वो तुम्हारा होमवर्क है, तसल्ली से इसको लिख लेना। जो ऊपर जो लिखा हुआ है ना, इसको कैलकुलेट करके जूल की भाषा में भी लिख लेना, क्या आएगा 13.6 इंटू 1.6। ठीक है, तो तुम्हें इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आज याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो nth ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है भाई, वो n स्क्वायर के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और z स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। अब जो हमने यहाँ पर तीन चीजें कैलकुलेट करी ना, एक तो काइनेटिक एनर्जी, एक टोटल एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों में क्या रिलेशन है ये समझाने के लिए एनसीईआरटी ने हमें एक सवाल दिया है। अभी तुम गौर से देख लो दोनों को ही। काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई, पॉजिटिव है, साफ साफ दिख रही है पॉजिटिव है, और डिवाइडेड में 8 है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ ये नेगेटिव है पर डिवाइडेड में 4 है, तो कौन सी बड़ी हुई, कौन सी बड़ी हुई? अगर तुम देखो काइनेटिक को 2 से गुणा करो ना, 2 से गुणा करो, जब जाके 4 बनेगा नीचे, है ना। नोमिनेटर में 2 से गुणा करेंगे, इसका मतलब इसका दुगना जब करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, और काइनेटिक और इसमें रिलेशन देखो टोटल एनर्जी में सिर्फ एक माइनस माइनस का तो रिलेशन है, तो इसका मतलब जो काइनेटिक ही कम है तो टोटल भी कम ही होगी। देखते हैं सवाल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्या है सवाल, सवाल ये कह रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। भाई जब हमें En का फॉर्मूला मिल ही गया तो En से हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट निकाली जा सकती खूब आराम से, -z² अपॉन n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ इफ फॉर H एटम, H एटम के लिए क्या होता है, H एटम की ग्राउंड स्टेट, H एटम की ग्राउंड स्टेट की बात चल रही हुई, तो ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा, H एटम के लिए तो Z बराबर हो जाएगा 1 और ग्राउंड स्टेट के लिए भाई N हो जाएगा 1। ये दोनों चीजें वहां अंदर रख देंगे तो E1 की वैल्यू क्या आई है भाई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो हमें भी पता है और यही सवाल ने दिया है कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब ये नेगेटिव होती है, इसका क्या मतलब है, ये तुम्हारे बोर्ड के मॉडल पेपर का सवाल था कि नेगेटिव होने का क्या मतलब है। इसका नेगेटिव होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन बाउंड स्टेट में है और वो वहीं घूमेगा, अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव हो जाती तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन वहां पर बाउंड स्टेट में नहीं रहता और वो फ्री हो जाता और चला जाता, ऐसा कुछ था, है ना। इसके बाद आगे पार्ट में क्या पूछा हुआ है, व्हाट आर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। जब तुम्हें टोटल ही पता चल गया तो तुम काइनेटिक और पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। तो भाई साफ साफ देखो ना, जो ऊपर जो हमने रिलेशन निकाला है उस रिलेशन से हमें साफ साफ दिख रहा है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। काइनेटिक एनर्जी का दुगना करने से पोटेंशियल एनर्जी आ रही है और काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही है टोटल एनर्जी En। रेड कलर में देखो, ब्लू और रेड कलर के बॉक्स एकदम एज इट इज सेम है, बस एक माइनस माइनस का खेल है, माइनस माइनस का फर्क है, यानी मैग्नीट्यूड में तो बराबर है। और दूसरा काइनेटिक एनर्जी ब्लू बॉक्स का अगर मैं दुगना कर दूं तो ब्लैक बॉक्स बनेगा, ब्लैक वाला पोटेंशियल एनर्जी वाला, देख लो तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। तो ये रिलेशन हम ऊपर वाले से निकाल सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है हमें कि भाई जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तुम्हारी टोटल एनर्जी का दुगना होती है, दोनों में माइनस होते हैं। और काइनेटिक एनर्जी जो आती है, काइनेटिक एनर्जी का भी दुगना होती है। पर काइनेटिक और पोटेंशियल और इन सब में क्या रिलेशन है कि काइनेटिक का जो आंसर है, अगर उसके आगे देखो, काइनेटिक का जो ब्लू बॉक्स वाला आंसर है, इसके आगे अगर मैं जस्ट माइनस लगा दूं, काइनेटिक के आगे जस्ट माइनस लगा दूं तो रेड कलर वाला देख लो टोटल वाला ही बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि तुम्हें क्या लिखना है भाई, यहां पर तुम्हें लिखना है यहां पर कि
काइनेटिक के आगे बस माइनस लगा दो। काइनेटिक अपने आप में पॉजिटिव है, अपने आप में तो काइनेटिक पॉजिटिव है, पर उसके आगे जब माइनस लग जाता है तो टोटल के बराबर ही हो जाता है। ठीक है, और इसका दुगना पोटेंशियल के बराबर होता है। एक बार ये जेई मेंस में आया था ये सवाल 4 नंबर का कि भाई क्या रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, ये वाला रिलेशन पूछा था। तो कई इसमें चकरा जाते हैं कि ये दुगना है, कि ये बराबर है, कि इस तरफ 2 आएगा, कि उस तरफ 2 आएगा, इसमें चकरा जाते हैं बस। ये 4 नंबर का लॉजिक है बस। तो यहाँ से हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि भाई अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड लो तो माइनस तो खत्म और उसका कर दो हाफ, तो वो साफ साफ काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के बराबर ही होता है। ठीक है, यानी काइनेटिक और टोटल आपस में बराबर है, बस माइनस का खेल है। और उसमें एक नीचे बस, इनमें तो 4 4 चल रहा था और इसमें 8 चल रहा है, तो 8 कहाँ से आया है, नीचे 2 से एक्स्ट्रा डिवाइड करने पर, तो इसमें 2 होता है। तो इसका मतलब इसका हाफ इनके बराबर ही है, तो इसका मतलब पोटेंशियल बड़ी है ना, पोटेंशियल बड़ी है जब तो उसका हाफ बराबर है। तो जब तुमसे कहा है कि ये वैल्यू -13.6 है भाई, तो ये वैल्यू कितनी होगी, u की वैल्यू और k की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या करना है, इसका माइनस हटा देंगे तो काइनेटिक बन जाएगी, और इसका हाफ कर देंगे, मतलब इसका दुगना करवाएंगे जब u बनेगा, e का दुगना करवाऊंगा, e का डबल करवाऊंगा जब u बनेगा। तो यहाँ से साफ साफ हमें मिल जाएगा कि u पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी होगी भाई, पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी होगी -27.2, उसका डबल 13.6 का डबल। देखो ऐसे करो, रुको रुको, अगर तुम्हें लग रहा है कन्फ्यूजन हो रहा है तो तुम यहाँ इस वाले पे टिके रहो। ये तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में होता है और ये होता है भाई विद प्रॉपर साइन। ठीक है, तो मेरे पास ई की वैल्यू है ई और यू निकालना है मेरे को, तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करो यहाँ पर। तो भाई यहाँ मेरे को दिख रहा है सीधा सीधा u बराबर -2e, तो e की वैल्यू रख दो, e की वैल्यू कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो u कितना आ गया भाई -27/0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका डबल ही है, 13.5 का दुगुना 27 और एक पॉइंट फालतू है 0.6 है, तो ये 27.2 हो गया। ठीक है, और फिर से वही फॉर्मूला इस्तेमाल करो, u किसके बराबर मतलब 2e किसके बराबर है, 2e बराबर है -2k, तो इसका मतलब k किसके बराबर हुआ भाई -e। तो जो तुम्हें e की वैल्यू दी गई है उसके आगे बस एक माइनस ही तो लगाना है, तो इसको मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। तो जो k की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी माइनस, और अंदर जो वैल्यू e की वैल्यू, अंदर वैल्यू भाई इसकी 3 इतनी थी, तो ये कितनी आ गई +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही है भाई रिलेशनशिप जो यहाँ लिखा हुआ है, देख लो एग्जैक्ट ये कहीं लिखा हुआ है कि बस टोटल वाली के आगे माइनस लगा दो तो काइनेटिक बन जाती है, क्योंकि टोटल ऑलरेडी माइनस में, माइनस और लग गया तो पॉजिटिव बन जाएगी, काइनेटिक पॉजिटिव ही होती है। पोटेंशियल भाई डबल होती है, टोटल का डबल होती है, पोटेंशियल ज़्यादा है ठीक है, और काइनेटिक का भी डबल होती है। तो इस वाले तुम ग्राफ से आराम से देख सकते हो कि देखो अगर काइनेटिक पॉजिटिव है 13.5 ठीक है, तो पोटेंशियल भाई नेगेटिव में 27.5, तो ओवरऑल इफेक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव में ही कुछ वैल्यू बचेगी 13.5 माइनस में। तो ऐसे हमें 13.5 -13.6 ऐसा माइनस में दी गई थी टोटल, और उससे पोटेंशियल और काइनेटिक पूछी गई थी, क्योंकि दोनों का सम करोगे जब तो इन दोनों को जोड़ोगे तो इतना ही आएगा, नहीं तो करके देख लेना, देखो ये लिखा हुआ, जब इन दोनों चीज़ों को जोड़ा जाता है तो यही आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसा कर लेना भाई, सवाल इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं, हमने जो रिलेशन निकाला है उससे और अलग अलग इस स्टेट्स की एनर्जी भी निकाली जा सकती है, क्योंकि अभी तो हमने क्या निकाला भाई, जनरल फॉर्मूला निकाला है। ई एन की वैल्यू कितनी होती है -z² / n² × 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो जनरल फॉर्मूला है। लेकिन इसी से हम हाइड्रोजन एटम के अलग अलग ऑर्बिट्स की एनर्जी निकाल सकते हैं। तो फॉर एच एटम के लिए भाई z की वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि हाइड्रोजन तो 1 पे आता है, तो इसका मतलब ई एन का फॉर्मूला क्या बन गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n²। ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, और तुम्हें क्या करना है, फॉर n = 1 फर्स्ट ऑर्बिट, फॉर n = 2 सेकेंड ऑर्बिट, और फॉर n = 3
थर्ड ऑर्बिट, ये सारी की वैल्यू निकालनी। तो E1 की वैल्यू क्या आएगी, तो E1 की वैल्यू सीधी सीधी रखो भाई फॉर्मूले में, अपने आप ही आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब 2 रखोगे फॉर्मूले में तो 4 नीचे 2 का स्क्वायर यानी 4, और 4 से जब तुम उसको डिवाइड करोगे तो वो आएगी भाई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फिर से फॉर्मूले में n की जगह रखो 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया यानी 9, तो 9 से जब तुम उसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आएगी भाई -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से तुम E4, E5, E6 ऐसे निकाल सकते हो, और ये यहाँ पर तुम्हारे लिए सहूलियत के लिए दे भी रखी हुई। E1 ये रहा, ये E2 है, ये E3 है, ये यहाँ पर E4, यानी जैसे इस फॉर्मूले में तुम 4 रखोगे ना तो 16 से डिवाइड होगा, और 16 से डिवाइड करोगे तो -0.85 ही आएगा, तो ये E4 की वैल्यू होगी। तो ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी है भाई, -13.6 -3.4 -1.51 -0.85, और E5 भी निकालोगे तो कैलकुलेट करके देख लेना तुम, 5 रख के 5 का स्क्वायर यानी 25 से डिवाइड करोगे तो 0.54 ऐसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएंगे भाई। ठीक है, और इनफाइनाइट रख दोगे तो यहाँ पर n की वैल्यू इनफाइनाइट रख दोगे, यानी बहुत दूर वाले ऑर्बिट में जा रहे हो तो 1/इनफाइनाइट 0 होता है, तो En की वैल्यू हो जाएगी भाई 0। तो यहाँ भी लिखा हुआ है देखो, nth ऑर्बिट की 0, तो फर्स्ट ऑर्बिट की देखो ये रही, ये वैल्यू तुम्हें याद रहनी चाहिए। सेकंड वाले की -3.4, थर्ड वाले की -5.1, फोर्थ वाले की -0.85, और फिफ्थ वाले की -0.54। ये वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए भाई। तो धीरे धीरे देखो हम कहाँ हाइड्रोजन एटम के लिए वो उसका स्पेक्ट्रम समझने के लिए निकले थे, और कहाँ कहाँ पहुँच गए, कि नील्स बोर मॉडल के हिसाब से जो एटम है उसमें जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा है, पर उन ऑर्बिट में घूमते घूमते एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा, वो एक्सेलरेटिंग होते हुए भी एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा, क्योंकि वो स्पेशल ऑर्बिट है, ऐसा बोल रहा उसने बस। तो एनर्जी रेडिएशन होता कब है, वो रेडिएशन हमें दिखती कब है, क्योंकि स्पेक्ट्रम तो हमें दिख रहा है और वो घूमता घूमता वो एनर्जी रेडिएट नहीं करा। तो भाई वो जब दिखता है जब वो ट्रांजिशन लेता है, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में गया, सेकंड से थर्ड में गया, ऐसे करके। तो हमने यहाँ पर क्या सीख लिया आज, इन सारे एनर्जी की, मतलब इन सारे लेवल्स की, सारे ऑर्बिट्स की एनर्जी होती है। तो जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप मारेगा, जैसे देखो यहाँ पर दिखाया गया है कि ऊपर से सारे अलग अलग ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन जंप मार के कहाँ जा रहा है, लास्ट में फाइनल डेस्टिनेशन उसकी ग्राउंड स्टेट है, पहले ऑर्बिट में जा रहा है। तो इस टाइम पे जो ये वाला जो इसने ट्रांजिशन लिया है, मान लेते हैं सेकंड से फर्स्ट में आने का, तो एक रेडिएशन रेडिएट करेगा, ये कुछ रेडिएशन रेडिएट करेगा, और उसकी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, तो ये हमें थर्ड पोस्टुलेट बताता है कि भाई इस फोटोन रेडिएटेड एनर्जी, जो रेडिएटेड फोटोन होगा उसकी एनर्जी किसके बराबर होगी भाई, इन दोनों एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर होगी। यही तो बताया था उसने थर्ड पोस्टुलेट में। तो ये किसके बराबर होगा, ये एनर्जी, जो फोटोन की जो एनर्जी है, जो फोटोन की एनर्जी हम उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सब निकाल सकते हैं, तो हमने 11 चैप्टर में सीख लिए। तो यहाँ से अब हमें, मेरे को पता चल गया कि भाई सेकंड वाले से चला है, तो सेकंड वाले की वैल्यू मेरे को पता है -0.34 है, और फर्स्ट वाले की मेरे को वैल्यू पता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जब सारी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन की एनर्जी है, तो क्या तुम फोटोन की फ्रीक्वेंसी, क्या तुम फोटोन की वेवलेंथ ये नहीं निकाल सकते, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा। और जब ये तुम एक्सपेरिमेंटल डाटा से मैच करोगे ना, तो वो की वही वेवलेंथ मिलती है जो एक्चुअल में यहाँ तुम्हारी थ्योरी से आ रही है, जो तुम्हारे न्यूमेरिकल से आंसर आएगा वो को वही एक्सपेरिमेंट में मिलेगा। फिर हमें समझाना था कि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम क्यों है, ऐसा अलग अलग लाइनें क्यों है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं है। तो भाई डिस्क्रीट इसलिए, देखो या तो सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, या थर्ड से फर्स्ट में आएगा, या फोर्थ से फर्स्ट में आएगा, ऐसे जंप करेगा, और सबके एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस अलग अलग है। जैसे तुम सारे एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस से फिर से निकालोगे लैम्डा, तो वैसे वैसे ही आएंगे। तो आज तुम्हें काम क्या करना है, ऐसा करना है कि अगर ये डेल ई की वैल्यू निकालना, कि अगर वो 2 से 1 में जाए, अगर वो 3 से 1 में जाए, और वो 4 से 1 में जाए, ये एनर्जी का डिफरेंस निकालना। और जब एनर्जी का डिफरेंस मिल जाए तुम्हें, जो भी आंसर आए वो किसके बराबर होगा हमारा भाई, एच न्यू के बराबर होगा। तो वहां से न्यू से लैम्डा, क्योंकि एच सी बाई लैम्डा भी लिखा जा सकता है इसको, एच सी बाई लैम्डा भी लिखा, तो वहां से लैम्डा निकालना।
जब ये तुम सारे लैम्डा कैलकुलेट करोगे ना 3 4 जो भी, तो एग्जैक्ट वैसे वैसे ही आंसर आएंगे जो तुम्हें एक्सपेरिमेंट में दिख रहे थे कि 656 नैनोमीटर की दिख रही है, 365 वाली दिख रही है, वैसे वैसे ही आंसर आएंगे एग्जैक्ट। और ये विजिबल रेंज में है तो तुम्हें लाइमन सीरीज दिख रही है। ठीक है, हालांकि अभी लाइमन बामर सीरीज हमारे सिलेबस हट गई, तुमने 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। तो भाई वैसे मोटा मोटा बता देते हैं बस कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है भाई विजिबल रेंज, यानी 4000 एंगस्ट्रोम से 7000 एंगस्ट्रोम के बीच में होती है विजिबल रेंज जो तुम्हें दिखती है। तो जब हाइड्रोजन एटम का एमिशन स्पेक्ट्रम देखा गया जो फर्स्ट लेक्चर में तुम्हें दिखाया था कलरफुल 4 5 लाइनें, तो उस लाइनों में तुम्हें जो विजिबल रेंज की तो लाइनें दिखेंगी, यूवी और इंफ्रारेड थोड़ी दिखेंगी, तो तुम्हें जो दिख रही है विजिबल रेंज की है। तो जब तुम यहाँ से सेकंड से फर्स्ट वाले में, थर्ड से फर्स्ट वाले में, फोर्थ से फर्स्ट वाले में यहाँ से एनर्जी और वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे तो 400 से 700 के बीच में नहीं आएगी, 400 से कम ही आएगी, तो तुम्हें दिखेगी नहीं। तो जब तुम थर्ड से सेकंड, फोर्थ से सेकंड, फिफ्थ से सेकंड, यानी सेकंड ऑर्बिट के ट्रांजिशंस देखोगे कि सारा जाके सेकंड ऑर्बिट में गिर रहे हैं, तो यहां से जो रेडिएशन निकली यानी इनके बीच का एनर्जी जो गैप है, उस एनर्जी गैप के कोरस्पोंडिंग, उस एनर्जी गैप के कोरस्पोंडिंग जो वेवलेंथ, वो वेवलेंथ निकालोगे ना, तो वो वेवलेंथ तुम्हें भाई इसी की विजिबल रेंज के बीच की ही मिलेगी जो तुम्हें दिख रही थी। तो तुम्हें एक्सपेरिमेंटली दिख रहा था कि 656 नैनोमीटर दिखा, 365 नैनोमीटर दिखा ऐसे, और जब तुम यहां से कैलकुलेट करोगे तो भाई आंसर वैसे के वैसे आएंगे, तो तुम करके देख लेना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वो कौन सी सीरीज दिख रही है, वो बामर सीरीज दिख रही थी भाई, जो हमें दिख रही थी। एक्सपेरिमेंट कह रहे थे ना इस घर से तो ऐसी खुशबू आ रही है, तो बामर सीरीज विजिबल रेंज में होती है, बामर सीरीज भाई विजिबल रेंज में होती है, इसलिए हमें दिख रही थी। लाइमन सीरीज यूवी रेंज में होती है, अल्ट्रावायलेट रेंज में होती है, इसलिए हमें दिखती नहीं है। और भी रेंज होती है लाइमन बामर के अलावा, एक पास्चन भी होती है, पास्चन इंफ्रारेड में होती है, इसलिए हमें नहीं दिखती है, पर होती सारी है। तो ये लाइमन बामर पास्चन होती कब है, जब हायर एनर्जी स्टेट से, ये ऊपर वाले हायर एनर्जी के हैं। अब हायर एनर्जी कैसे बोल रहा हूँ तुम देख लो, नहीं तो भाई ये -13.6 है, ये -3.4, बड़ा कौन हुआ माइनस में, तो -3.4 ही बड़ा होगा, ये छोटा होगा नीचे वाला। तो ये लोअर एनर्जी स्टेट है, ये हायर एनर्जी, हायर एनर्जी, हायर हायर हायर, और फिर जीरो ही हो जाता है लास्ट में जाके, जीरो सबसे हायर। ठीक है, तो हायर एनर्जी स्टेट से जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर एनर्जी स्टेट में, तो वो फोटोन रेडिएट करता है। फोटोन की कोई फिक्स वेवलेंथ होती है, कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, ऐसा कलर निकालता है। ठीक है, तो जंप करता है ना, जब कलर दिखते हैं हमें, अलग अलग कलर दिखते हैं, तो जब भाई हायर एनर्जी स्टेट से वो फर्स्ट ऑर्बिट में जंप मारे ग्राउंड स्टेट में, तो लाइमन सीरीज मिलेगी जो कि यूवी रेंज में होती है। जब वो हायर एनर्जी स्टेट से सेकंड ऑर्बिट में जंप मारे, सेकंड ऑर्बिट, देखो इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू होती है 1, और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है ना, इसके लिए एन की वैल्यू होती है 2। तो n इक्वल 2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है, फर्स्ट वाली एक्साइटेड वाली। ठीक है, तो अगर वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है या सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है कहीं से भी, तो उस सीरीज को हम बोलते हैं बामर सीरीज, और ये विजिबल रेंज में होती है। ठीक है, इसके कलर हमें दिखेंगे। लेकिन अगर भाई वो तीसरे ऑर्बिट में गिरा, देखो फोर्थ से थर्ड में गिरा, फिफ्थ से थर्ड में गिरा, सिक्स से थर्ड में गिरा, इनफाइनाइट वाली से भी थर्ड में गिरा, तो इस वाली सीरीज को हम पास्चन सीरीज कहते हैं। ठीक है, और पास्चन सीरीज भाई इंफ्रारेड रीजन में होती है, यानी 700 नैनोमीटर से भी ज़्यादा वैल्यूज आएंगी जब कैलकुलेट करोगे तुम, तो वो वैल्यूज हमें दिखती नहीं, इंफ्रारेड भी हमें दिखती नहीं। ठीक है, कर सकते हो तुम कैलकुलेट, जैसे भाई यहाँ क्या हो रहा है, फोर्थ से थर्ड में गिर रहा है ना, तो तुम कहोगे कि भाई फोर्थ से चला था, इनिशियल से फाइनल घटाना होता है, फोर्थ से चला था थर्ड में गिरा है, ये डेल ई के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट ऑफ दी नील्स बोर मॉडल, और फिर ये वैल्यू कुछ आएगी काट पीट के कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये किसके बराबर होता है, एच सी बाई लैम्डा। एच सी की वैल्यू तुम्हें पता है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कटेगा, लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में अपने आप आ जाएगी, ऐसे कैलकुलेट कर लेना। तो तुम जो लैम्डा निकालोगे 700 नैनोमीटर से बड़ा आएगा, देख लेना चाहिए, तुम ट्राई करके, विश्वास नहीं हो तो करके देख लेना। तो इसका मतलब वो इंफ्रारेड रीजन में चली गई है भाई। तो ये एनर्जी स्टेट्स की वैल्यू तुम्हें याद रखनी है भाई। ठीक है, तो अब तक जो हमने पढ़ा है नील्स बोर मॉडल से, वो एक तो भाई रेडियस का फॉर्मूला देखा था,
तो रेडियस का फॉर्मूला चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था भाई n² / z 0.529 एंगस्ट्रोम। तो इसका मतलब डिपेंडेंस किस पे है, n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर Vn का फॉर्मूला निकाला था। Vn का फॉर्मूला में क्या आया था भाई, Vn का फॉर्मूला आया था z/n इंटू 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड, यानी इसका मतलब उसमें इनवर्स रिलेशन चल रहा है 1/n। फिर एनर्जी का निकाला हमने। एनर्जी का क्या आया है फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला भाई हमारे पास आया है, एनर्जी En बराबर आया है -z² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब इसमें 1/n² की डिपेंडेंसी है। फिर टाइम पीरियड का आया था, टाइम पीरियड का Tn बराबर आया था n³ डिवाइडेड बाई z² इंटू 1.6 10⁻16 सेकेंड। तो उसमें n³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सारी डिपेंडेंस तुम्हें पता होनी चाहिए कि कौन सा n² के, कौन सा 1/n के, कौन सा 1/n² के, कि मतलब जो अगर रेशियो पूछ लिया जाए पहला दूसरा तीसरा, तो तुम्हें अगर पहले की वैल्यू पता चल गई, अगर n=1 के लिए तुम्हें सब कुछ याद है, तो तुम अलग अलग के लिए कैलकुलेट कर सकते हो फिर कोई सी भी स्टेट के लिए, ठीक है। इसके बाद जो आता है भाई, इससे 2-3 न्यूमेरिकल हैं एक्सरसाइज के एनर्जी वाले ही, वो देख लेते हैं। फिर उसके बाद डी ब्रोगली की एक्सप्लेनेशन बचेगी बस चैप्टर में, ठीक है। तो वो देख लेते हैं भाई क्या है। एक हाइड्रोजन एटम है इनिशियली इन दी ग्राउंड स्टेट, यानी शुरुआत में तो वो ग्राउंड स्टेट में बैठा हुआ है, यानी ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है भाई, ग्राउंड स्टेट में बैठा है। अब्जॉर्ब से फोटोन, यानी फोटोन जब उस पर फेंक के मारोगे ना, यानी एनर्जी तुम उसको दोगे, तो वो हाइयर एनर्जी में चला जाएगा, उड़ के ऊपर चला जाएगा, ऊपर अब्जॉर्ब करेगा तो ऊपर वाली लेवल में जाएगा, और जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो एमिट करेगा, बाहर निकाले। तो अभी अब्जॉर्प्शन की बात चल रही है, अब्जॉर्ब ए फोटोन विच एक्साइट्स, इसको उछाल देता है टू n=4, यहां से दूसरा तीसरा और चौथा, n=2 n=3 n=4, यहां से भाई इलेक्ट्रॉन चला है और उछल के यहां चला गया, ऊपर वाले एक्साइटेड स्टेट में चला गया। कब चला गया, जब इसने कोई रेडिएशन खा ली है, इसको कोई रेडिएशन मिली ना, जब तुमने इसके ऊपर रेडिएशन दी कि ले भाई ये वाला फोटोन खा ले और चला जा ऊपर, तो तुमने कुछ एनर्जी खिलाई होगी इसको, और वो एनर्जी कितनी होती है फोटोन की, इतनी होती है, इतनी तुमने खिलाई, या इसको ऐसे बोल सकते हैं hc/λ, ये तुमने खिलाया है इसको कि ले भाई खा और n=4 में चला जा, ठीक है, चला गया n=4 में। अब तुमसे पूछा क्या है, सवाल में पूछा भाई डिटरमाइन दी वेवलेंथ एंड दी फ्रीक्वेंसी, दो बातें पूछी कि एक तो वेवलेंथ बताओ और फ्रीक्वेंसी बताओ, किसकी, फोटोन की, जो तुमने गिराया, यानी न्यू ये बताओ और ये वेवलेंथ बताओ, ये पूछा है। तो बता तो देंगे, अगर E की वैल्यू मिल जाए, E अगर मिल जाए तो काम बन जाए। अब E कहाँ से आएगा, ये आएगा नील्स बोर के थर्ड पोस्टुलेट से। नील्स बोर का थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है भाई, कि ये E किसके बराबर होता है, मतलब जो देखो अगर एनर्जी रेडिएट होती तो रेडिएटेड एनर्जी का फोटोन ये होता, और ये किसके बराबर होता है, इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर, कि कितने एनर्जी में जंप मारा है उतनी एनर्जी का फोटोन फेंक देगा। तो यहाँ पर भी तो यही हुआ है कि इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल में गया है जंप मार के, तो भाई कुछ खाया होगा, अब खा के गया ऊपर, जब उगल के आता है नीचे, बाहर फेंक के आता है नीचे, तो वही है, फिर से थर्ड पोस्टुलेट लगा देंगे हम इसके अंदर, हो जाएगा काम फिर से आसान। तो देखो कैसे लगाएंगे, डेल ई की वैल्यू निकालनी मेरे को, ई की वैल्यू मिल गई तो फिर तो मैं फोटोन की, मतलब फोटोन की एनर्जी मिल जाए बस मेरे को, तो कि इस वाले को देखो, सोच के देखो तुम, यहाँ एनर्जी कितनी थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये क्यों लिखी है भाई, ये हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है, नहीं तो सवाल में पढ़ लो, हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है, ठीक है, और हाइड्रोजन एटम के लिए इतना ही होता है, और इसके लिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसके लिए -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि अभी तो याद किए हमने, और इसके लिए होता है भाई -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगले पांचवे का होता है 0.54, ठीक है। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं कि कितना, देखो यहाँ तुम कर्जे में डूबे हो 13.5 लाख, और यहाँ तुम्हारे पास सिर्फ 85,000 का ही कर्जा है, तो तुम्हें कितने पैसे मिले,
जो तुम जंप मार के वहाँ चले गए, कितना कर्जा तुम्हारा माफ़ हो गया है, कितने पैसे दिए गए होंगे किसी ने जिससे तुम वो 4th लेवल में पहुंचे ऊपर वाले में, कर्जा कम कर करके। तो भाई डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो डिफरेंस निकाल देते भाई। इनिशियल माइनस फाइनल। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा इनिशियल तो नीचे वाला है, n=1 वाला, ये वैल्यू वैल्यू रखते, नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूले में भाई ये होता है हाइयर, हाइयर एनर्जी लेवल, हाइयर एनर्जी यहाँ रखी जाएगी, ठीक है। और ये जो होता है भाई ये होता है लोअर एनर्जी वाला, तो लोअर एनर्जी स्टेट, तो लोअर एनर्जी स्टेट देखो -13.6 वाली है लोअर, और हाइयर ये वाली, तो हाइयर रखूंगा भाई यहाँ 0.85, ये तो रखी हाइयर, माइनस लोअर, लोअर रखी भाई यहाँ, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही, तो आंसर मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आना है। तो इसको घटा दो, ये कितना आएगा भाई, 13.60 में से 85 गया, 12.75 प्लस का आएगा, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है। यानी मेरे को फोटोन की एनर्जी तो मिल गई, कितनी एनर्जी इसको मिली होगी जब ये उछल के 4th में गया होगा। अब इसी एनर्जी के फोटोन की वो निकालनी फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी सब। तो भाई फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूं? देखो अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी हर्ट्ज में आएगी, और भाई एनर्जी की वैल्यू जब जूल में चाहिए, फॉर्मूला अगर मेरे को रखना है E=h रखना है, तो ये जब ही मिलेगा जब ये जूल में हो। इसके अलावा मैं शॉर्ट ट्रिक कर लो ना, पहले देखो तुम न्यू निकालोगे, फिर न्यू से लैम्डा निकालोगे, तो उसकी बजाय पहले लैम्डा निकाल लो। लैम्डे का फॉर्मूला हमें पता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आसान वाला याद है मेरे को, डेल ई बराबर होता है भाई hc/लैम्डा, ठीक है। और hc की वैल्यू मेरे को पता है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है। और लैम्डा अब रख दो वैल्यू जल्दी से, ऐसे कैसी, तो डेल ई की वैल्यू कितनी है भाई 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये किसके बराबर होना चाहिए 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन लैम्डा। कुछ कटा, कुछ तो कटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कटा, इसलिए तो फॉर्मूला लगाया था। अब लैम्डा आ जाएगा इधर, और ये 1242 नैनोमीटर एज इट इज बचा है, और डिवाइडेड बाई 12.75 काटना है, आंसर मेरा सीधा सीधा उसमें आ जाएगा। अब देखो अगर सीधा सीधा भी काटूँ तो ये इसका मेरे को 100 गुना सा लग रहा है, अगर ऊपर 1275 होता ना तो काम बन जाता। तो राउंड ऑफ में लिख देते हैं, पूरा 100 नहीं है तो मतलब 98 99 कुछ होगा। तो लैम्डा ऑलमोस्ट 100 नैनोमीटर आएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट। और अगर लैम्डा ही आ गया तो तुम यहाँ से भाई क्या फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते? अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होती है भाई C/लैम्डा। तो C/लैम्डा मैंने कर दिया 3 × 10 की पावर, क्योंकि ये पता है हमें न्यू लैम्डा बराबर होता है C, ये हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर से, इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में थोड़ी रखी जाएगी, मीटर में रखी जाएगी, तो मीटर में रखना भाई, मीटर में 10 की पावर -9 मीटर। तो कुछ कटा, क्या कटा भाई, नीचे होगी 10 की पावर -7, ऊपर जाके होगी +7, यानी 3 × न्यू की वैल्यू हो गई भाई 3 × 10 की पावर 7, ऊपर जाके हो गया 15, तो मीटर से मीटर कट गया, सेकंड इनवर्स यानी हर्ट्ज में आंसर आ गया। तो भाई ये मेरा आंसर हो गया ख़त्म। तो ऐसे करके भाई इसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी थी। देखो सवाल उल्टा है, ऐसा कहते हैं कि भाई चौथे से नीचे पहले में आया है तो कितनी रेडिएट करिए, फ्रीक्वेंसी रेडिएट करिए, वो पूछते जब भी यही फॉर्मूला लगना था, थर्ड पोस्टुलेट। अब इनने पूछा है कि नीचे से ऊपर गए तो कितनी खाई अब्जॉर्ब करिए, किडनैप करिए, तो किडनैप वाली की निकाल दी हमने, ऐसा ही होगा। अब ये लास्ट सवाल है इसका एनर्जी से, फिर इसके बाद हम अलग फेलियर ऑफ मॉडल में चले जाएंगे। तो ये लास्ट सवाल देखो क्या है, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। पिछले वाले सवाल में हमने देख लिया था क्या था, कि जब पहले से चौथे में जा रहा था तो एनर्जी का गैप कितना आ रहा था 12.75, यानी 12.75 खिलाओगे पहले वाले ऑर्बिट को, ऑर्बिट में बैठे इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के, तो वो चौथे में कूद जाएगा 13.5, 12.75 12.75 यानी 13.5, ठीक है। और नीचे वाले सवाल में 13.5 नहीं दिया, 12.5 ही दिया है बस, ये देखो इतना सा फर्क है। देखो इस सवाल में क्या कहा है, सवाल में कहा है तुमसे भाई कि एक 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू बम्बार्ड गैसियस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की गैस के ऊपर ऐसे कोई बीम फेंक फेंक के मारे, ले
खा 12.5 इलेक्ट्रॉन, ले खा 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे खिला रहे हैं उसको, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। वट सीरीज ऑफ वेवलेंथ विल बी एमिटेड, अभी तो तुम खिला रहे हो, इसका मतलब वो ऊपर जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, खा खा के। ये तो तुमने फेंक के मारी, देखो ये रही, ये बीम तुमने फेंक के मारी, तुम इंसिडेंट करा रहे हो, ये हाइड्रोजन इसको करेगा अब्जॉर्ब, और अब्जॉर्ब करके जाएगा भाई हाइयर एनर्जी लेवल में, और फिर जब वो हाइयर से नीचे कूदेगा ना, जब वो एमिट करेगा, और पूछ तुमसे एमिट वाली की रहे, तो पहले ऊपर भेजो तो सही, कौन से में पहुंचा ये तो देखें, ऊपर जाने के बाद देखेंगे कौन कौन सी एमिट करेगा, व्हाट सीरीज ऑफ वेवलेंथ। अब देखो सिलेबस में सीरीज हट भी गई लाइमन बार्मर, और फिर सीरीज पूछ ली कि कौन सी सीरीज की वेवलेंथ एमिट करेगा। ऐसा ही होता है भाई एनसीईआरटी में, यही सवाल पेपर में देख के कह देंगे भाई हमने तो एनसीईआरटी का पूछा है और लाइमन बार्मर सीरीज सिलेबस में ही नहीं है, देखो, पर फिर भी हमें करना पड़ेगा। देखो तो क्या करना है भाई, हमें तो ये देखना है कि 12.5 खा के कहाँ तक उछल सकता है भाई, तो इस सीधा सीधी चेक हो सकता है भाई, 13.25 देते, 12.75 देते तो चौथी लेवल में चला जाता। कैसे चेक करेंगे, देखो भाई मेरे को पहली लेवल की एनर्जी याद है, दूसरी की याद है, तीसरी की याद है, चौथी की याद है, पांचवी की याद, ऐसे करके मेरे को एनर्जी लेवल्स इनके याद है। यहाँ ये गलत लिखा हुआ है अभी, ये 4th लिखा जाएगा और ये 5th लिखा जाएगा, ठीक है, ये गलत लिखा है यहाँ पर, तो 5th एनर्जी लेवल। अब देखो यहां से दूसरे में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, हाइयर माइनस लोअर करेंगे, हाइयर माइनस लोअर, इनिशियल माइनस फाइनल, और इनिशियल होता है हाइयर, ठीक है, तो हाइयर माइनस लोअर जब करोगे तो भाई डिफरेंस आएगा इतना 10.2 का, तुम घटा के देख लेना इसका, ठीक है, टाइम बचा रहे हैं हम तो बस। और जब तुम, इसका मतलब तुम्हारे पास जेब में है 12.5 रुपये भाई, 12.5 रुपये तुम लेके आए हो पहले एनर्जी लेवल में, और तुम्हें दूसरी सीढ़ी चढ़ने के लिए कह रहे हैं दूसरी सीढ़ी वाले कि भाई 10.2 का बिल भर और आ जाओ ऊपर, तो 10.2 तो है तुम्हारे पास, जा सकते हो, तुम्हारे पास तो 12.5 है ना, इसका मतलब आराम से कूद सकते हो तुम ऊपर, ठीक है, पर तुम और ऊपर जाना चाहते हो, ठीक है। अब तुम थर्ड लेवल से इसका और इसका डिफरेंस देखो कि यहाँ तक तीसरी लेवल पे जाने के लिए तुम्हें कितना चाहिए, जब तुम ये डिफरेंस निकालोगे तो भाई ये इतना आएगा, ठीक है, यानी एग्जैक्ट यहाँ से तुम्हें यहाँ जाना है, सीधा जंप मारना है पहले से, ये देखो ये लाइन बनी हुई नहीं है, तो तुम इसको ऐसे समझना कि पहले से तीसरे में जा रहे हैं, तो जब चाहिए तुम्हें इतना, तो इतना भी है हमारी जेब में, तो 12.5 है ना, तो 12.5 ज़्यादा ही है 12.09 से, इसका मतलब ये भी पॉसिबल है, यहाँ भी जा सकते हैं हम। और अगर तुम्हें भाई फोर्थ में जाना है, फोर्थ में, अगर तुम्हें भाई फोर्थ में जाना है, तो फोर्थ में जाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम यहां से जाओगे, पहले से जंप मारा भाई सीधा जा रहे हो फोर्थ में, यहां से ऊपर जा रहे हो, यहां पहुंचे, ये नहीं, यहां तक ही बस, यहां तक पहुंचे फोर्थ तक। फोर्थ तक जब तुम डिफरेंस निकालोगे ना, ये वाला और ये वाला कितनी एनर्जी मिले तो तुम वहां पहुंचो, तो भाई वो आती 12.75, ये पिछले सवाल में तो किया था जस्ट, इतनी एनर्जी चाहिए, और इतनी तुम्हारे पास है नहीं, मतलब तुम औकात से बाहर उछल रहे हो, औकात तुम्हारी 12.5 की है, 12.5 की है, और तुम जंप मारना चाह रहे हो 12.75 की, तो भाई ये पॉसिबल नहीं होगा, तुम्हारे बस की नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा, रहने दो भाई, इतना नहीं कूद सकते तुम। अरे जेब में पैसे 12.5 और चीज़ खरीदनी तुम्हें 13.25 की, नहीं खरीद सकते, इसका मतलब तुम फोर्थ लेवल में जंप नहीं मार पाओगे, तो जंप कहाँ तक मार सकते हो तुम, थर्ड तक, इसका मतलब तुम चले गए हो एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट तुम्हारी कौन सी हो गई है, एक्साइटेड स्टेट चले गए तुम n=3 में, इतनी एनर्जी लेके। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि थर्ड में जाने के लिए तो इतना ही खर्चा लगेगा, पर मेरे पास तो 12.5 फालतू बची कुची कहाँ गई, तो भाई वो तुम्हारी जेब में ही है फालतू, ठीक है, उससे तुम फोर्थ में नहीं जा सकते, बस तुम थर्ड में ही गए, तो इतनी एनर्जी खाओगे थर्ड में उछल जाओगे, उछल गए भाई तुम, ठीक है। अब जब तुम थर्ड में उछल चुके हो, तो ये तो तुमने ऑब्जॉर्व करी, अब तुम्हें एमिट करना है, और एमिट वाली ही पूछिए कि एमिटेड कितनी होगी, एमिटेड ही तो पूछिए, तो भाई चलते हैं ऊपर वाली एनर्जी लेवल से नीचे वाली एनर्जी लेवल्स में आते हैं, जंप मारते हैं। तो ये मेरा थर्ड है, ये सेकंड है, और ये फर्स्ट है, ये n=1 है, n=2 है, और n=3। अब है असली खेल, तो तुम कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जंप मार सकते हो, कैसे कैसे आओगे। तो भाई तुम थर्ड से चले, थर्ड से एक जंप सीधा ले सकते हो तुम कि ले भाई मैं तो सीधा घर चला, ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि नहीं भाई तुम कहते नहीं थर्ड से जाऊंगा पहले सेकंड में और फिर उछलते उछलते जाऊंगा फर्स्ट में, यानी
बीच वाली सीढ़ी पे कूद दूंगा और ऐसे, यानी तुम्हें तीसरी सीढ़ी से पहली सीढ़ी पे जाना था भाई, तो या तो तुम तीसरी सीधा पहली पे पैर रख देते, या तीसरी से दूसरी पे रखते, दूसरी से फिर पहली पे रखते, ऐसा ही तो होता। तो ये चीज चल रही है भाई। तो ये तीनों ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, तो ये तीनों ट्रांजिशंस भाई मैंने बना दिए, ठीक है। अब मैंने एक अलग कलर से बनाया है, ये अलग कलर से क्यों बनाया है, ये इसलिए बनाया है भाई कि फाइनल डेस्टिनेशन तुम्हारी क्या है उससे डिसाइड होता है कि कौन सी सीरीज में से तुम जा रहे हो। जैसे ये दोनों की फाइनल डेस्टिनेशन क्या है भाई, दोनों की फाइनल डेस्टिनेशन है फर्स्ट ऑर्बिट, और फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब ये कौन सी सीरीज है भाई, लाइमन सीरीज, ठीक है, ये लाइमन सीरीज है। और इसका सेकंड ऑर्बिट में जाके गिरा है तो ये बामर सीरीज की। तो आंसर में तो तुम्हें ये लिखना था कि एक तो आएगी बामर सीरीज की और दो आएंगी लाइमन सीरीज की। ये तो था शॉर्ट और स्वीट आंसर, लेकिन तुम्हें पूछ लेना ना 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 एग्जैक्ट वेवलेंथ बताओ भाई, कौन कौन सी वेवलेंथ निकलेंगे, मेरे को वैल्यू चाहिए एग्जैक्ट वेवलेंथ की। तो कैसे निकाल सकते थे, वैल्यू भी निकाल के हम दे सकते हैं इसको, और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बस, ये और कुछ नहीं है। तो वैल्यू मेरे को पता है, देखो इसकी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी होती है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये पहले वाली सिचुएशन पे आ जाते हैं, ये पहली वाली वेव की मैं लैम्डा निकालना चाहता हूँ। तो डेल ई कितना होगा भाई इस केस में, डेल ई होगा ई इनिशियल हायर एनर्जी, यानी 3 वाले से कूदा हूँ और पहले वाले में मैं कूदा हूँ, ठीक है। तो ये डिफरेंस तुम निकाल लेते खूब आराम से, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हमने ऊपर कर रखा है थर्ड से फर्स्ट वाला, ये रहा थर्ड से फर्स्ट वाला, यानी ये आएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये कर रखा है यहाँ पर बगल में, ठीक है, आ गया। और यही किसके बराबर होता है, hc/λ, ये चीज़ आपस में बराबर होती है। हाँ भाई, ये तो थर्ड पोस्टुलेट बोल रहा है नील्स बोर का कि एनर्जी डिफरेंस इतना होता है, और एनर्जी डिफरेंस ही उस फोटोन की वेव एनर्जी के बराबर होता है, फोटोन की एनर्जी से हम उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो ये मेरे पास 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है, यहाँ से मैं लैम्डा निकाल लूँगा। लैम्डा कैसे आएगा भाई, लैम्डा लो अभी रख देते हैं, एच सी डिवाइडेड बाई, ये तो भेज दी सारी वैल्यू इधर, और लैम्डा भेज दिया मैंने उधर, और एच सी की वैल्यू मेरे को पता है कितनी होती है, कितनी होती है 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मेरा लैम्डा आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, इसका मतलब नैनोमीटर में कुछ आ जाएगा। 100 बार तो पूरा पूरा जा ही रहा है, और भी 3 बार और ऊपर जा रहा है, तो ये ऐसा कुछ जाएगा, मतलब लैम्डा इक्वल 103 नैनोमीटर के आसपास आ जाएगा, नैनोमीटर में आंसर। तो मैंने लैम्डा 1 निकाल लिया ना, लैम्डा 1 पहली वाली। ऐसे तुम ये तो पहली वाली के लिए निकाला मैंने, ऐसा तुम ये दूसरी वाली के लिए कर सकते हो, और ऐसा ही तुम ये तीसरी वाली के लिए भी कर सकते हो भाई। तो एग्जैक्ट अगर ये पूछ लिया जाता तो ये तुम कर सकते थे भाई, ठीक है। तो लैम्डा 2 भाई अब तुम खुद कर लेना, लैम्डा 3 तुम खुद कर लेना, क्योंकि ये पूछे नहीं है, लैम्डा 2 और 3 फाइंड करके दिखाओ, ये पूछा नहीं है तुमसे, तो बस ये पूछा है कि व्हाट सीरीज, मेन फोकस सीरीज पे, व्हाट सीरीज। तो सीरीज तो भाई लाइमन बामर की आई है, 2 लाइमन की 1 बामर की, ऐसा आया है, ठीक है भाई। इसके बाद जो है, जो हमें इसके बाद जो पढ़ना है वो ये था बस इतना नील्स बोर का मॉडल। इसके बाद हमें पढ़ना है कि ये फेल क्यों हो गया, तो फेलियर हमें देखनी है, फेलियर जो एनसीईआरटी ने अपनी भाषा में लिखी हुई एनसीईआरटी की लाइनें देखनी थी। फिर 1.5 नंबर का मैंने यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है, कैसा कि जैसे अपना था ना वो एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है, और वो सारा ऐसा कंसेप्चुअल सवाल पूछा हुआ था कि टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है इससे क्या समझते हो, और पॉजिटिव कर दी तो क्या होगा। इसी भाषा का मैंने 1.5 नंबर का सवाल बनाने की कोशिश करी यहाँ से, एनालिसिस फोकस करके ही, कि बोर मॉडल की जो कमियां हैं वहाँ से बनाया हुआ है। तो जब जैसे तुम कमियां समझोगे तो तुरंत वहाँ से सवाल हो जाएगा, एनसीईआरटी की लाइनों से उठाया है ये सवाल, ठीक है। ऐसा ही इसी टाइप का बन सकता है। फिर डी ब्रोगली आपके समझाएगा, इसकी कमी ये है कि ये उसके स्टेशनरी ऑर्बिट्स की डेफिनेशन नहीं समझा पाया था कि वहाँ एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं करता, तो डी ब्रोगली इसको समझाएगा। तो डी ब्रोगली की समझने के लिए हमें पहले स्टैंडिंग वेव समझनी पड़ेंगी, स्टैंडिंग वेव से उसकी एक्सप्लेनेशन समझ पाएंगे कि कौन से ऑर्बिट पॉसिबल है, कौन से ऑर्बिट्स पॉसिबल नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन एक वेव है, तो वेव जैसा मान लेंगे, जब जाके ये समझ में आएगा। तो सेकंड पोस्टुलेट जो होता है ना कि उसका इंटीजर मल्टीपल ही होना चाहिए उसका
h/2 का इंटीजर मल्टीपल ही क्या होना चाहिए, उसका एंगुलर मोमेंटम, वो वाली चीज़ हमें यहाँ से साबित करनी है डी ब्रोगली की वेवलेंथ से। फिर हम एक सवाल करेंगे, कौन सा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए एक्साइटेशन एनर्जी कितनी चाहिए, 2024 में आया था। तो एक्साइटेशन एनर्जी की बात चल रही है, तो हमें ये एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, ये सारी बातें भी पढ़नी है। 3-4 डेफिनेशन है, उसके बाद ये भाई चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल ख़त्म। तो लास्ट में देखेंगे कि भाई कहाँ हम क्लासिकल पे थे और क्लासिकल से ब्रिज पार करते मॉडर्न क्वांटम पे आ गए। इसके बीच में जो 3 पिलर हैं, ये तीनों नील्स बोर के पोस्टुलेटिव पिलर हैं इस ब्रिज पे, जहाँ पर ये मॉडर्न फिजिक्स टिकी हुई है, ये है। और वहाँ जाके चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारे लिए भाई कुछ 2-4 बातें गोल्डन रूल्स की क्या क्या इस चैप्टर में तुम्हें याद रखना है, तो वो अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है, वो कल वाले लेक्चर में करेंगे।